Good morning, friends. Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your lecture of Basics of Industrial Engineering. In the previous series of the lecture, we try to understand the basic things about the basic steps of implementations of the production planning and control, right? As you all know about that, after the implementations of the productions planning control, it is divided into the two categories, which is the first, which is the productions control, and second, which is the process control. And in the previous series of the lecture, we also try to understand the basic things about the process control also. Meanwhile, we also try to understand the basic things about the loading, scheduling, routing, inspections, checking, or follow up. So, these are the basic things of the previous series of the lectures. And I think you all get the thorough understanding of about this previous topics, and which is very basic kinds of the topic, that is a kind of the theoretical topic. And if you are getting listening very seriously and very focusedly, I think there is a no any kind of the hazards. We I think you get think beware of these things with the previous series of the talking. In today's series of the lecture, we try to discuss the basic things of the line of balancing, or we can also say that the assembly line of balancing. Now we start the discussions over the line of balancing and assembly line of balancing. Let's start the today's lectures with the line of balancing. So, I think you have certain questions. Now, what is the line of balancing, और why we are using it? So, आपने अभी जो टॉपिक पढ़ा है ना, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, राइट, और प्रोसेस कंट्रोल, तो बेसिकली ये सारी चीज़ के पीछे जो एक ऑब्जेक्टिव हमने पहले भी जो डिस्कस किया था और जो हम डिस्कस करने वाले थे, उसके पहले उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव, इसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आपके पास जितने भी आपके वेरिएबल्स है, जैसे आपका मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गया, मनी हो गई, राइट, तो उस सब के एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशंस जो है उस चीज़ का होना चाहिए, राइट, उस चीज़ का इफेक्टिव यूटिलाइजेशंस होना चाहिए. अब लाइन ऑफ बैलेंसिंग जो है वो आपको, या फिर असेंबली लाइन ऑफ बैलेंसिंग आपको बेसिक किस तरीके से हेल्प कर सकता है. तो यहाँ पे एक प्रोविजंस ऐसा दिया गया है कि सपोज कि आपका पूरा प्रोसेस ने आपको शेड्यूलिंग कर दिया, तो आपके पूरे प्रोसेसिंग शेड्यूल को आपको टाइम अभी मालूम है, राइट. ये प्रोडक्ट जो है वो रॉ मटेरियल से एंटर होगी, इसके ऊपर सारे ऑपरेशंस होंगे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो है वो उसका ट्रैवलिंग टाइम होगा, वो सब कैलकुलेट करके जो है वो एक पूरा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग होने का टोटल टाइम जो है वो आपके पास अवेलेबल है. अब असेंबली लाइन ऑफ बैलेंसिंग जो है वो आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है. असेंबली लाइन ऑफ बैलेंसिंग जो है वो आपको हेल्प कर सकते अगर अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि जहाँ पे एक स्टेशन के ऊपर दो ऑपरेशंस जो है वो आप मर्जर उसका कर सकते हो, राइट. एक ही स्टेशन के ऊपर आपने सपोज दो ऑपरेशन को प्लान कर दिए, तो आपका जो है वो ट्रैवलिंग टाइम वहाँ पे कम हो जाएगा. या फिर आपके स्टेशंस जो है वो अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करिए कि आपके नंबर ऑफ स्टेशंस जो है वो कम हो जाए. तो नंबर ऑफ स्टेशन कम हो गए तो अल्टीमेटली आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टाइम जो है वो कम होगा. उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से इस स्टेशंस का मर्जिंग कर सकते हैं, विच इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लाइन ऑफ बैलेंसिंग और द असेंबली लाइन ऑफ बैलेंसिंग. सो देर इज़ अ hierarchy of the facility planning. The facility planning, which is certainly divided into the two categories. The first, which is a facility locations, जो पहला इसके अंदर से एक पार्ट निकलता है, the facility locations, and second, which is the facility design.
तो लोकेशंस के अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे आपका रोल जो है वो स्टार्ट होता है फैसिलिटी डिज़ाइन के अंदर. नाउ द फैसिलिटी डिज़ाइन विच इज़ फर्दर डिवाइडेड और द फर्दर क्लासिफाइड विच इज़ इन द थ्री कैटेगरीज. द फर्स्ट विच इज़ अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, second which is the layout design, and third which is the handling system design, जो आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. तो आपका फैसिलिटी डिज़ाइन के अंदर जो तीन कैटेगरीज है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन एंड हैंडलिंग सिस्टम डिज़ाइन, वो अब आपके यहाँ पे रोल प्ले करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसकी हेल्प लेके ही आप किसी ना किसी टाइम को कम कर सकते हैं. So, the first, what is the location is a placement of the facility with respect to the customers, suppliers, and other facilities with which it is interfaces. तो लोकेशन क्या है? तो लोकेशन जो है वो एक प्लेसमेंट है उस फैसिलिटी का, जो हम कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर की यानी फैसिलिटी के हिसाब से, सप्लायर की फैसिलिटी के हिसाब से, और अदर फैसिलिटी के जो हमारे एक ना एक इंटरफेस में आने वाली है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं. नाउ द स्ट्रक्चर विच इज कंसिस्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड द सर्विस लाइक अ गैस, वाटर, पावर, हीट, लाइट, एयर, सीवेज, that are the structures we are deciding previously starting the product. Then the layout, the configurations of the department, work centers and equipments with the particular emphasis and the movements of the work through the system, which is about the layout. Now the handling system, which is consist of the mechanism by which all the interfaces which is required by the layouts are satisfied, like that it's a material, personals, informations, equipment handling systems, etc. This is the basic hierarchies of the facility planning. So when we are designing a product layout, right, the product layout have with the goal of the arrange the workers or the machines in the sequence that the operation which is needs to be performs. प्रोडक्ट लेआउट के अंदर बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव या फिर गोल क्या होता है, तो इस तरीके से मशीन और वर्कर की अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से की जाए ताकि जिस सीक्वेंस के अंदर ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होने वाले हैं. सो द सीक्वेंस विच इज द प्रोडक्ट लाइन और वी कैन से दिस एज ए असेंबली लाइन. अब सीक्वेंस को क्या बोल सकते हैं कि सीक्वेंस जो है वो बेसिकली क्या है, तो सीक्वेंस जो है वो चीज़ है जो प्रोडक्ट लाइन उसको बोल सकते हैं या फिर असेंबली लाइन बोल सकते हैं. दैट इज अ शॉर्ट लाइन विच इज अ फ्यू ऑपरेशंस. जब किसी प्रोडक्ट के अंदर बहुत कुछ कम ऑपरेशंस होने वाले हैं, दैट इज अ शॉर्ट लाइन्स, और वी कैन से दैट फ्यू ऑपरेशंस विच इज इंक्लूडिंग इन द प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग. Or a long line which is included as a large operations, large operation, that means a various kind of the operation which we are performing on the product, that is a long line of the assembly, like the car manufacturing process which is the long line of the assembly line. We can say that this is the example of the automobile industry, which is the examples of the long line which is have a large kind of the operations for the assembly line. What are the benefits of this? The ability to divide a required work into a series of elemental tasks. इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास जितने भी रिक्वायर्ड आपके टास्क है उसको आपने छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिए. उससे आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट डिवाइड जो है वो डिज़ाइन जो है, प्रोडक्ट लेआउट जो है वो ईजी हो जाएगा ऑफ द ऑपरेटिंग. Now, the line of balancing is the process of deciding how to access the task and the workstations. तो लाइन ऑफ बैलेंसिंग जो है वो बेसिकली किसके साथ रिलेटेड है? द लाइन ऑफ बैलेंसिंग विच इज दी प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ डिसाइडिंग हाउ वी आर असाइनिंग द टास्क और वर्क स्टेशन. कैसे हम जो है वो टास्क को असाइन कर सकते हैं और वर्क स्टेशन को असाइन कर सकते हैं. इस तरह से हमें असाइन करना पड़ेगा कि मैंने जो पहले ही बोला था कि आपके पास ऐसे वर्क स्टेशन को आप इस तरीके से वर्क स्टेशन या फिर आप टास्क को ऐसे असाइन करिए कि कम से कम वर्क स्टेशन में आपका पूरा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो सके. नाउ द गोल बिहाइंड दैट वी हैव टू ऑब्टेन अ टास्क विच इज अ ग्रुपिंग्स दैट रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली द इक्वल टाइम रिक्वायरमेंट्स.
टू मिनिमाइज द आइडल टाइम, इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आएगा? द गोल, द बेसिक गोल बिहाइंड दिस इज टू ऑब्टेन अ टास्क विच इज ग्रुपिंग, हम किसी टास्क की ग्रुप को बनाकर टू रिप्रेजेंट द इक्वल टाइम रिक्वायरमेंट्स, राइट? जो पहले प्रीवियसली टाइम था उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, और उसके पीछे का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ऑब्जेक्टिव किसी ना किसी तरीके से वी हैव टू मिनिमाइज द आइडल टाइम, जो प्रोडक्ट को दूसरे स्टेशन पे जाके अगर वेट करना पड़ता है उस वेट को कैसे किसी तरीके से हमें कम करना है, द विच इज रिजल्टिंग इन अ हाई यूटिलाइजेशन ऑफ द लेबर्स एंड इक्विपमेंट। इस तरीके से हम लोग ये दोनों फैक्टर्स, जो लेबर्स हैं हमारे पास और जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, उसका हम लोग एक इफेक्टिव तौर के ऊपर यूटिलाइजेशंस कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब का आप आइडियल टाइम किसी ना किसी तरीके से कम करने की प्लानिंग करें। नाउ अ अनबैलेंस्ड लाइन विच इज व्हाट द आइडियल टाइम is equal to task time are not equal to among the workstations। जो आपका टास्क टाइम है वो आपके वर्क स्टेशन से इक्वल नहीं है। अ फास्ट स्टेशन विच इज एक्सपीरियंसिंग अ पीरियोडिक वेट फ्रॉम दी स्लोअर वर्क स्टेशंस, जहाँ पे कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो अपनी एक्टिविटी बहुत जल्द ख़त्म कर लेते हैं और वो प्रोडक्ट वहाँ से आगे जाएगी, पर उसके आगे वाला स्टेशंस है वो कंपेरेटिवली बहुत स्लो स्टेशंस है, उसको पीरियडिकली वहाँ पे वेट करना पड़ रहा है उस ऑपरेशन को ख़त्म होने के बाद, फिर वो ऑपरेशन उस प्रोडक्ट के ऊपर स्टार्ट हो सकता है, विच इज़ द काइंड ऑफ द अनबैलेंस्ड लाइन ऑफ असेंबली। द अनबैलेंस्ड लाइन्स आर अनडिज़ायरेबल, ये हम लोग डिज़ायर नहीं कर सकते, ये होना नहीं चाहिए, फिर भी ये हो रहा है, तो उसको कैसे दूर करें? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशंस ऑफ द लेबर्स एंड इक्विपमेंट, इससे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है वो इस चीज़ में कि आपका वर्कर जो है वो वेट करेगा, दूसरा स्टेशन जो है वो आइडल रहेगा, आपका मटेरियल जो है उसका वेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इसके हिसाब से जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र ये अनबैलेंस लाइन जो है वो आपके लिए डिज़ायरेबल होती नहीं है, एंड विच इज़ क्रिएट अ काइंड ऑफ द मोरल प्रॉब्लम्स, और इससे जो एक तरीके से जो मोरल प्रॉब्लम्स हैं वो मोरल प्रॉब्लम्स जो है वो आपके वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द अनबैलेंस्ड लाइन्स ऑफ द अनडिजायरेबल लाइन्स। नाउ द बैलेंस्ड लाइन हैव अ स्मूथ फ्लो ऑफ द वर्क, इसके अंदर जो आपका फ्लो ऑफ वर्क होगा वो बहुत स्मूथ होगा, एकदम इजी से आपका पूरा प्रोसेस जो है वो काम कर सकता है, और इसमें किसी भी तरीके से जो है वो आइडियल टाइमिंग कहीं से भी आपको दिक्कत में नहीं क्रिएट करेगा, और द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लेबर्स एंड इक्विपमेंट। और इससे जो है वो बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट जो बाहर निकल के आता है वो बेनिफिट वो है कि आपका एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, आपके पास जो भी जितने भी आपके पास मटेरियल्स अवेलेबल है, लेबर्स अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, उसका एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बैलेंस लाइन के अंदर होता है। नाउ हाउ टू डिटरमाइन दी वर्क स्टेशन, किस तरीके से हम लोग वर्क स्टेशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं? द असेंबली लाइन बैलेंसिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो विच इज़ इन्वॉल्व असाइनिंग अ टास्क टू दी वर्क स्टेशंस, हमें लाइन ऑफ बैलेंसिंग के अंदर जो है वो हमारा सबसे बड़ा जो टास्क है वो टास्क ये है कि हमें हर एक स्टेशन के ऊपर टास्क जो है वो असाइन करना है, राइट? नाउ वी आर एजम्पशंस द वन स्टेशन और वन वर्क स्टेशन विल बी हैंडल्ड बाय द वन वर्कर, हम लोग एक तरीके से एक एजम्पशंस कर लेते हैं कि एक स्टेशन, एक जो हमारे पास वर्क स्टेशन है वो वर्क स्टेशन को एक वर्कमैन जो है वो उसको हैंडल कर रहा है, वो हमारा एजम्पशंस हो गया। नाउ व्हाट इज द साइकिल टाइम, ये इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको किसी टास्क को असाइन करने से पहले इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आप जो समझ लोगे तो फिर ये टास्क जो है वो आपको ये लाइन ऑफ बैलेंसिंग जो है वो समझना जो है वो ईजी हो जाएगा। नाउ तो साइकिल टाइम, द मैक्सिमम टाइम विच इज अलाउड एट ईच वर्क स्टेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क बिफोर द वर्क इज टू बी मूव ऑन, यानी
साइकिल टाइम किसको बोलते हैं कि हर एक वर्क स्टेशन के ऊपर उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको एक टाइम दिया जाता है कि आपको ये ऑपरेशंस इतने टाइम के अंदर ख़त्म करना है। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट जो है वहाँ से मूव हो जाएगा, तो उसको जो टाइम हम लोग उसको असाइन करते हैं, उस असाइनिंग चीज़ को जो है वो साइकिल टाइम बोला जाता है, विच इज़ एस्टेब्लिश द आउटपुट रेट ऑफ द लाइन। Suppose the cycle time which is the 2 minute, right, rate which is the 1 unit for every 2 minute। तो हर एक यूनिट के लिए आपको 2 मिनट का टाइम जो है वो दिया जाएगा। नाउ वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ द assembly line of balancing and we can try to understand with the assembly line of balancing how it is work. So suppose that a workstation is required to fabricate a certain product। किसी चीज़ को फैब्रिकेट करने के लिए हमें जो वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड विच इज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू द 5 एलिमेंटल टास्क, उसको 5 एलिमेंटल टास्क के अंदर डिवाइड किया गया है विथ द टास्क times and the predecessors relationship as shown in the diagrams। उस टास्क टाइम आपके पास दिया गया है, राइट, और उसकी जो प्रीडिसेशर्स एक्टिविटी है, प्रीडिसेशर्स दैट मीन उसके बाद होने वाली एक्टिविटीज़ का जो टाइम है वो भी आपको यहाँ पे एक स्कीमेटिक रिलेशनशिप में आपको दिया गया है। तो द मैक्सिमम साइकिल टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो, द लॉन्गेस्ट साइकिल टाइम विच इज़ द 1 मिनट, जो थर्ड स्टेशन के ऊपर लग रहा है वो 1 मिनट है। सो द मैक्सिमम साइकिल टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ द टास्क टाइम विच इज़ द 0.1 प्लस 0.7 प्लस 1 मिनट प्लस 0.2 मिनट, दैट इज 2.5 मिनट। तो यहाँ पे जो है वो आपका मैक्सिमम साइकिल टाइम जो है वो कितना लगेगा, तो कि मैक्सिमम साइकिल टाइम जो है वो आपका रहेगा सम ऑफ द टास्क विच इज़ इंक्लूडिंग द 2.5 मिनट, यानी एक पूरा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग होने में 2.5 मिनट जो है वो यहाँ पे लग सकते हैं। सो द मैक्सिमम टाइम इफ़ ऑल द टास्क वेयर परफॉर्म्स एट अ सिंगल स्टेशंस। अब यहाँ पे तो ये चीज़ दिक्कत में आ गई कि मैक्सिमम टाइम कब लग सकता है कि अगर सारे ऑपरेशंस जो है वो एक ही सिंगल स्टेशन के ऊपर जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो नाउ द आउटपुट रेट इज कैलकुलेटेड एज अ ऑपरेटिंग साइकिल टाइम पर डे अपॉन साइकिल टाइम। सो ऑपरेटिंग साइकिल टाइम पर डे यानी एक दिन में हम लोग कितना काम कर सकते हैं। वी आर एज्यूमिंग दैट द लाइन विच इज़ ऑपरेटेड फॉर 8 आवर्स पर डे, यानी हम लोग दिन में 8 घंटे जो है वो उस स्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 8 घंटे के हिसाब से उसके मिनट कितने हुए, तो कि 1 घंटे के 60 मिनट और 8 मल्टीप्लाई 60 विच इज़ द 480 मिनट्स, राइट। सो 480 डिवाइड बाई 250, राइट, जो साइकिल टाइम हमारा मिला है। नाउ द मिनिमम वर्क स्टेशन विच इज़ नीडेड। अब मिनिमम टू मिनिमम कितने वर्क स्टेशन जो है वो हमें रिक्वायर्ड है उसका कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। सो एज वी कैलकुलेटेड दैट द मिनिमम वर्क स्टेशन विच इज़ रिक्वायर्ड or we can needed is that the theoretical minimum number of the workstations which is nt, which is the number of workstation, is the sum of the task time, हर एक टास्क का टाइम, सम ऑफ द टास्क टाइम, हर एक टास्क का मिला के जो टाइम हो रहा है अपना 2.5 मिनट्स अपॉन द साइकिल टाइम, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि मिनिमम कितने वर्क स्टेशंस जो है वो आपके लिए बेसिकली रिक्वायर्ड है। इतना तो जो है वो आपको मिनिमम टू मिनिमम इतना तो आपको रिक्वायर्ड है ही, इतने स्टेशंस तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देन द परसेंटेज ऑफ द आइडल टाइम ऑफ द लाइन। अब आपको नेक्स्ट आपका टास्क रहेगा कि आपको पूरी लाइन के अंदर कितना जो है वो आइडल टाइम जो है वो आ रहा है, वो आपको जो है वो सेट करना पड़ेगा, देखना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दिस इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ बैलेंस डिले। इसको जो है वो आइडल टाइम को हम लोग बैलेंस डिले भी बोल सकते हैं। अगर आपका पूरा साइकिल जो है वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, तो कितना डिले चल रहा है आपका साइकिल, वो कैलकुलेट को बैलेंस डिले भी बोल सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो
द परसेंटेज ऑफ द आइडल टाइम, ये आपको आइडल टाइम जो है मिलेगा आपको परसेंटेज के अंदर। सो द आइडल टाइम पर साइकिल, एक साइकिल का आइडल टाइम क्या है, अपॉन एन एक्चुअल, क्या एक्चुअल का उसका ऑपरेशन टाइम क्या है, और इनटू द साइकिल टाइम इनटू द 100। सो वी कैन फाइंड द एन एक्चुअल इन द मैनर ऑफ दैट द एक्चुअल नंबर ऑफ द स्टेशंस, जो एन एक्चुअल हो क्या है, तो के सपोज हमारे पास आइडल टाइम पर स्टेशन जो है पर साइकिल, दैट मीन्स 6 मिनट सपोज, अपॉन अपने पास जो स्टेशन है वो कितने हैं, तो क्या अपने पास जो स्टेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 5 स्टेशन, तो 5 इंटू साइकिल टाइम विच इज 2.5 इंटू 100। तो आपको यहाँ पे ऐसे परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम जो है वो आपको इस तरीके से मिल सकता है। नाउ द इफिशिएंसी ऑफ द लाइफ लाइन, अब इतना ही इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, कि आपकी लाइन जो है उसकी इफिशिएंसी कितनी है। अब इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा आपको, you have to be calculated as follow. So the efficiency is equal to the 100% minus ideal time. Efficiency तो तभी पता चलेगी कि आपका 100% efficiency आइडियली होनी चाहिए, राइट, पर एक परसेंट ऑफ आइडियल टाइम कितना है, जो हमने प्रीवियसली जो फाइंड आउट किया कि इतने परसेंट जो है वो आइडियल टाइम जो है वो रहता है, वो कितने परसेंट, सपोज कि आपका 40% है, तो आपकी जो असेंबली लाइन है उसकी इफिशिएंसी मिलती है आपकी 60%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप समझ रहे हैं ना जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि आपकी इफिशिएंसी जो है वो कितनी है, तो आपकी इफिशिएंसी जो है वो आपको इस तरीके से पता चल सकती है। इस तरीके से आप पूरे साइकिल को जो है वो इसकी इफ़िशेंसी आप चेक कर सकते हैं। ये स्टेशंस के साथ मैंने आपको ये एक असेंबली लाइन ऑफ एग्जांपल के साथ मैंने आपको ये चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश की है। आई थिंक इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप उसके साथ जो है वो समझ पाएंगे कि मैं इसके साथ आपको क्या चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो बेसिकली इसको आप थोड़ा रिमाइंड करिए और रिकवर करने की कोशिश करिएगा, तो ये चीज़ आपको पता चलेगी कि बेसिकली इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव्स था वो ऑब्जेक्टिव्स क्या था। तो बेसिकली इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव्स था वो आपको हर एक स्टेशन के ऊपर जो उसका आइडियल टाइम है वो उसको आइडियल टाइम आपको कम करना है। अगर वो हो सकता है तो उसके पास आपका पहला प्रोविजंस रहेगा, आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेशंस है वो नंबर ऑफ स्टेशंस को जो है वो आप अगर कम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आइडियल टाइम के पीछे का एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके पास सपोज नंबर ऑफ स्टेशंस जो है वो ज़्यादा है, तो ट्रैवलिंग टाइम हो गया। फिर ऑपरेशन एक ऐसा है कि एक स्टेशन एक ऑपरेशन जो है वो एक स्टेशन के ऊपर हो रहा है, वर्क स्टेशन के ऊपर, उसमें 5 मिनट लग रहे हैं, दूसरे में 8 मिनट लग रहे हैं। तो नेचुरली कि एक प्रोसेस ख़त्म करके वो प्रोडक्ट जो है वो दूसरे स्टेशन पे चला जाएगा, तब तक वहाँ पे जो है वो ऑपरेशन जो है वो प्रीवियस प्रोडक्ट के ऊपर ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 8 मिनट है। तो आप ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि आप जो है वो स्टेशन को मर्जर कर दें, आप स्टेशन को मर्जर कर दें और दोनों ऑपरेशन एक ही जगह पे हों, तो आप किसी ना किसी तरीके से जो है वो एक आपका जो आइडल टाइम ये 3 मिनट उसको खाली बैठना था, उसको खाली बैठने का टाइम जो है वो आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो, और आपकी टोटल जो है वो लाइन की इफ़िशिएंसी ये आप दो तरीके से कर सकते हो। आइडल टाइम यानी कि आप एक तो ट्रांसफरेबल जो एक मटेरियल को जो ट्रांसफ़र टाइम है उसको जो है वो कम करके भी कर सकते हो, और दूसरा आपका हो जाएगा कि दूसरी चीज़ हो जाएगी कि आप नंबर ऑफ स्टेशन आइडियल स्टेशन या फिर मर्ज करके जो है उस चीज़ को आप वहाँ पे कम कर सकते हो। तो ये दो मेथड के ऊपर जो है वो लाइन ऑफ बैलेंसिंग, मैंने पहले आपको लाइन ऑफ बैलेंसिंग को समझाने की कोशिश की, और उसी के अंदर जो है वो ये
असेंबली लाइन ऑफ बैलेंसिंग है, ये असेंबली लाइन ऑफ बैलेंसिंग जो है वो यूरिस्टिक या फिर यूस्टेरिक जो है उसके प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है. अगर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यू हैव टू प्लीज एक्सप्लेन द यूरिस्टिक और यूरिस्टिक लाइन ऑफ बैलेंसिंग अप्रोच, तो आपको ये चीज़ के साथ आप उसको बता सकते हो. तो ये बेसिकली इसके पीछे का जो है अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग असेंबली लाइन ऑफ बैलेंसिंग के पीछे का ये अंडरस्टैंडिंग था. आई होप you will get the proper understanding with this topic. If you have a certain kind of the queries, doubt with this topic, right, you can ask me in the comment sections. You have a book, you can read this topic from the book, so your understanding will be becoming as a more powerful. Still you have a questions, you can ask me personally through any kind of the phone calls or the WhatsApp, etc. So this is all about the today's lecture, but it's most important, after watching this video you have to write your enrollment number into the comment section. So please take it very seriously, which is counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video.